इकहरे वदन का छुरीरा सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील चालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता रहता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उनके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत थोड़े दिन ही तो गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिन तो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत संयम करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लायक हो जाता था। लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों में धूल उठती हुए देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा न हुआ, और अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनकी एक सहपाठी मित्र मुंशी नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम कलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय कि नया विवाह हो जाए। यह तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इसी बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। 10 दूरी में एक दिन तुम्हें उसके साथ से बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाएं कुछ लौंडों से ही खुश रहती है। हम तुम उस काम के नहीं रहते। सच कहता हूँ, मैं तो शादी के बाद पछता रहा हूँ। बुरी वाला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन साके, तुम क्या बात करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल है? जरा तैर समाज से दिखा दो, उसके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता यह सब कर करके हार गया। नयन, अच्छा कुछ इत्र बेल फूल पत्ते चाट वाट कर भी मजा चखाया? तोताराम, अजी यह सब कर चुका। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका। सब कोरी गप्पे हैं। नयन राम, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल है कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का कोई बाल पका रह जाए। न जाने ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोतेराम, तो फीस क्या लेते हैं? नयन सुख, फीस तो सुना ज्यादा लेते हैं, शायद 500 रुपए। तोताराम, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं रहा। 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 बड़ी बड़ी रकम है। नयन सुख, तुम्हारे लिए 500 कौन बड़ी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो अगर 500 होते तो सबसे पहले यही काम करता। जवानी की 1 घंटे की कीमत 500 से कहीं ज्यादा है। तोताराम, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ। कोई फकीरी जड़ी बूटी हो कि बिना हींग फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़ी आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन सुख, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो या ढीला ढाला कोट फेंको। तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा हो, गले में सोने की जीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा, बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तूंद का पचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलाई खुल जाएगी और मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे पड़े रहो, जिसमें वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ दौड़ते ओढ़ो। ज्यादा नहीं, 1 ही महीने मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारा दम न भरने लगे तो जुर्माना जो कहो वह दूं। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था, लेकिन इनमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गई।
उसका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए पहले वालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई। यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छोड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं लग गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे मोटे 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मुहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का तो और क्या रंग जमता। हाँ, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उस पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, उसका ध्यान रखती कि यह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोला, आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था ही। जो ही रोल की सड़क के पास पहुंचा, वहां 3 आदमी तलवार लिए हुए ना जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला। हाथ में यह सिर्फ छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का साथ यहीं तक था। मैंने सोचा, मरता ही तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ललकार का कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैंने छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया। बोला, मेरे पास तो सिर्फ यही छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैंने उनके वारों पर छड़ी से रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और बिजली की तरह झपट कर उनके वारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खुद तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझे रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे तलवार में तलवार न थी। यही कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयां करूं। उस वक्त मेरी हाथों की सफाई देखने वाला कोई न था। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहां से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो तलवार म्यान में रख ली और मेरी पीठ ठोक कर बोले, वाह जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी है। गांव के गांव ढोल बजा कर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखाया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवारों के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चींटे छड़ी पे आई थी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान न पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात न निकले थे कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास होकर दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में एक सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मूत्रा कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयां उठने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोला, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी पड़ी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा चलकर तो देख लेना। है मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर में से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर गए, इधर वो खाना छोड़ अपना हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में ही घुस पड़ा तो तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन में ही निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 2-3-4 डंडे कस कर जमाए। सांप चादर के ऊपर तड़प तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे और मनसाराम साहब को लटकाए देखा तो सहसा उनके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए। बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने जल्दी क्यों दी? दे दो, कोई फेंक आए।